हेलो फ्रेंड्स, ये नोट्स 2023 और 24 का है और ये साइंस का है। और मैं ये बता दूं कि ये सचिन सर का नोट्स है। तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस नोट्स को हम वन टाइम रिवीजन करेंगे, यानी इसी पूरे वीडियो में हम 115 पेज के सारे रिवीजन कर लेंगे, ताकि जब हम पीवाईक्यू को फिर करें तो हमें उसे पूरी तरीके से समझ में आए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और ये साइंस का पार्ट है और साइंस में एनसीईआरटी के आधारित सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद क्या होते हैं। यानी कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं यानी कि कुछ पौधे दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज में हमें तेल प्राप्त होता है एवं पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। मधुमक्खी फूलों में मकरंद मीठे रस एकत्रित करती हैं, इसे अपनी छाते में भंडारित करती हैं। फूल और उसका मकरंद वर्ष के केवल कुछ ही समय में ही उपलब्ध होते हैं। केले का पौधा भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कुछ पौधे जहरीले होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पशु भोजन, यानी जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अलग अलग खाद्य पदार्थ, यानी प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कक्षी सामग्री से बना होता है, जो हमें पादप या जंतु से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड शर्करा के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं और वसा में ऊर्जा मिलती है। कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिंग सोडा घोलने से अविष्ट कास्टिंग सोडा विलयन मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे शरीर, यानी कि हमारे शरीर के लिए विभिन्न पोषक क्या हैं। प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर में वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धन भोजन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विटामिन शरीर में हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, ये अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, इन सब यानी कि जो समूह में होते हैं उन्हें बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा, आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का प्रयोग करने में हमारे शरीर में सहायता करता है। हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट को एक दूसरे पोषक से अधिक मिलता है, मतलब जो चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है वो दूसरे पोषक से अधिक होती है। इस आधार पर हमें कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर की आहारी रेशों तथा जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशों में रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आहार, यानी संतुलित आहार। संतुलित आहार की बात करें तो कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होने चाहिए। इस प्रकार आहार को संतुलित आहार कहते हैं। छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाए तो ये संभवतः है कि उसके विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियां और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों के बराबर धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक पिरामिड बना हुआ है, इस तरीके से आप पिरामिड देख सकते हैं। तो इस पिरामिड में कम मात्रा में, यानी वसा, तेल, चीनी और नमक कम मात्रा में खाएं, क्योंकि ये कम मात्रा में खाने को कहा गया है। और मीट और अन्य मांसाहारी खाद्य पदार्थ पूरे दिन में 2 या 3 बार लें। और ज़्यादा मात्रा में क्या क्या खाना है, फल और सब्जियां पूरे दिन में 2 बार इनका सेवन करना है। और चावल और इसमें जुड़े खाद्य पदार्थ पूरे दिन में 5 बार, 5 से 7 बार, जिसमें ब्रेड है, घी है, मक्खन है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट अभावजन्य रोग, यानी कभी कभी भोजन में किसी पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह लंबी अवधि तक चलती रहती है तो वह व्यक्ति
उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। एक या एक से अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग या विकृतियां उत्पन्न कर सकते हैं। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पादपों में पोषण। पादपों में पोषण जो होता है, पोषण की वह विधि यानी कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाते हैं। जंतु एवं अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन उसे विषमपोषी कहते हैं। पादपों में यानी कि पादपों में खाद्य संश्लेषण में पराक्रम। तो पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। वे वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पत्तियों में एक हरा वलयक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा में संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अंततः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। जैसे कि अगर हम सूर्य के प्रकाश की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, तो इस सूर्य के प्रकाश और यहाँ पे सूर्य का प्रकाश और यहाँ पे क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन। इस पराक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट अतः पत्तियों में मांड स्टार्च के रूप में संचित हो जाती है और पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण पराक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। यानी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं जिसे विषमपोषी प्रयोग करते हैं। जैसे कि अमरबेल का पादप, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता और ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं, और जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप कैसा होता है, परपोषी कहलाता है। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों में वाचक करते हैं और इन्हें परजीवी कहते हैं। कुछ ऐसे पादप भी होते हैं जो कीटों को पकड़ने तथा उन्हें पचा ले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मातृजीवी यानी मृतजीवी। यानी रुई के धागों के समान संरचनाएं दिखाई पड़े यह जीव कवक फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुएं और जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचन रसों का स्रवण करते हैं। इसे साधारण विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषक प्रणाली को इसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं जिसे मृतजीवी पोषक कहलाते हैं। कवक फंजाई आचार, चमड़े, कपड़े, अन्य पदार्थों पर उग जाते हैं। इष्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी होते हैं, परंतु कुछ कवक पादप जंतुओं या मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधियों के रूप में भी होता है। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं और कुछ जो वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड लाइकिन। लाइकिन क्या होता है? लाइकिन को ना वायु प्रदूषण का सूचक कहा जाता है। लाइकिन के कहे जाने वाले कुछ जीवों में भागीदार होते हैं। इसमें एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवालों को रहने का स्थान होता है, आवास, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध होता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाश संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। पादपों को प्रोटीन बनाने के सामान्यतः नाइट्रोजन की अत्यधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका प्रयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु में राइजोबियम कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण यानी कि
प्राणियों में पोषण तत्व की आवश्यकता होती है। आहार के अंतर्ग्रहण, भोजन करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित सम्मिलित है। कार्बोहाइड्रेट जैसे संगठन जटिल पदार्थ, अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का प्रयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते और उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, जिन्हें निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है। इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। जैसे कि अब हमारा पॉइंट है मानव में पाचन। बक्कल कैविटी से एनस का प्रोसेस। तो भोजन यानी भोजन का सतत नली से होकर गुजरता है। यानी भोजन कहाँ से होकर गुजरता है? सतत नली से होकर गुजरता है। भोजन सतत नली से होकर गुजरता है, जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है, यानी बक्कल कैविटी से एनस तक। तो पहला हमारा है मुख गुहिका, दूसरा है ग्रास यानी ग्रास नली या प्रसिका, अमाशय क्षुद्रांश यानी छोटी आंत, बृहद्रांत्र यानी कि बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती है, और मलद्वार यानी रेक्टम एवं एनस मलद्वार या गुदा। ये सभी भाग मिलकर आहार नाल पाचन नली का निर्माण करते हैं। आमाशय की आंतरिक भित्ति क्षुद्रांत्र अथवा आहार नाल में समृद्ध विभिन्न ग्रंथियों जैसे कि लाल ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचन रस स्रावित करती हैं। पाचन रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप से बदल देते हैं। आहार नाल एवं समृद्ध ग्रंथियों मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। मुख एवं मुख गुहिका ये क्या होते हैं? तो मुख यानी कि आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतःग्रहण कहलाती है। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका सॉकेट में फंसा होते हैं। हमारे मुख में लाल ग्रंथि होती है जो लाल रस यानी लार स्रावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, लाल रस चावल के माड़ को शर्करा में बदल देती है। जीव का एक मसल पेशीय अंग जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल में जुड़ी होती है। हम बोलने के लिए जीभ का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को मिलने का कार्य करती है तथा निगलने में सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कणिकाएं होती हैं। हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष तक की आयु में दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं। इसे अस्थायी दांत कहते हैं। सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भरे रहते हैं, यानी वृद्धावस्था तक प्राय गिरने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रसनी यानी भोजन नली ग्रसिका यानी ग्रसिका गले एवं वक्ष में जुड़ी होती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं, जो घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है, खांसी उठती है। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा यानी जे आकार की होती है। इसका तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है और यह एक ओर ग्रसिका यानी ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांश में खुल जाता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल जाता है। नेक्स्ट टाइम आमाशय का आंतरिक अस्तर सतह श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचन रस स्रावित करता है। श्लेष्म आमाशय के आंतरिक अस्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचन रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचन रस जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं। क्षुद्रांश यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लगभग लंबाई है वो 7.5 मीटर है। अत्यधिक कुंडलित नली है और यकृत का अग्नाशय में नाव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति में भी कुछ रस नवित होते हैं। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिने दक्षिण और अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है।
यह पित्त रस नवीन, यह सबसे बड़ी ग्रोथ है और यह पित्त रस नवित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है, इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज परिवर्तित हो जाते हैं। वसा अम्ल ग्लिसरॉल तथा प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रुद्राक्ष में अवशोषण यानी एब्जॉर्बेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पचा हुआ भोजन को अवशोषित होकर रुद्राक्ष की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। रुद्राक्ष की अतिरिक्त भित्ति अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है। इन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण में तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। बृहद्राक्ष यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन की अपेक्षा चौड़ी एक छोटी होती है, यानी चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। पचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है। अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वार यह मल बाहर निकल जाता है। निष्कर्षण कहते हैं। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। अब हम बात करते हैं घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। तो गाय भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी जंतु में देखा वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खा न रहे हों। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निकलकर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रुमेन प्रथम अमाशय कहलाता है। रुमिनेंट में अमाशय 4 भागों में बांटा जाता है। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जो जुगाल कण कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख से लाता है तथा जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमनथ जुगाली करना कहते हैं तथा ऐसे जंतु रोमिनेंट और रोमंथी कहलाते हैं। घास में सेलुलोज की प्राचुरता होती है। बहुत से जंतु तथा मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं, जैसे कि जानवरों तथा घोड़ों, जैसे घोड़ा है और खरगोश है। इसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच एक थैलेनुमा संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परिसंचरण तंत्र। तो परिसंचरण तंत्र में रक्त आता है। रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव्य है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होती है। यह पचित भोजन को रुत्रात यानी छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाती है। फेफड़ों में ऑक्सीजन को रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए इसका परिवहन भी करता है। रक्त एक तरल से बना होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। रक्त में एक प्रकार की कोशिका लाल रक्त कोशिका आरबीसी होती है जिसमें लाल वलयक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। रक्त के अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं जिन्हें श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC कहते हैं और ये रोगाणुओं को नष्ट करती है जो हमारे शरीर में प्रवेश करती है। रक्त का थक्का बन जाना जिसमें अन्य प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं उन्हें हम पट्टकड़ यानी प्लेटलेट्स कहते हैं। रक्तवाहिनियाँ क्या होती हैं? शरीर में 2 प्रकार की रक्तवाहिनियाँ पाई जाती हैं, धमनी और सिरा। धमनियाँ जो होती हैं वो हृदय में ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। चूँकि रक्त प्रवाह तेजी से अधिक ताप पर होता है तो धमनियों की भित्तियाँ दीवार मोटी प्रत्यास्थ होती हैं। प्रति मिनट स्पंदों की संख्या में स्पंदन दर कहलाती है। विश्राम की अवस्था में किसी वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः 72 से 80 स्पंदन दर प्रति मिनट होती है। वे रक्तवाहिकाएं जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में वापस हृदय ले जाती है सिराएं कहलाती हैं। सिराएं की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती हैं। सिराओं में ऐसे वल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित होने देती है।
नेक्स्ट पॉइंट है धमनियाँ। अन्य छोटी छोटी वाहिनियाँ जो विभाजित होती होती दिखाई देती हैं, ऊतकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिकाएं पुनः मिलकर सिराओं को बनाती हैं, जो रक्त को हृदय में ले जाती हैं। फुफ्फुस। फुफ्फुस क्या होता है? फुफ्फुस धमनी हृदय में रक्त को ले जाती है, इसलिए इसे सिरा नहीं बल्कि धमनी कहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाती है। फुफ्फुस सिरा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हृदय। यानी हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है। हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपरी 2 अक्ष अलिंद कहलाते हैं और निचले 2 कक्ष निलय कहलाते हैं। कक्षों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड के समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देती है। नेक्स्ट पॉइंट है हृदय स्पंदन। यानी हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों की बनी होती हैं और ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचित और विश्रांति कहते हैं। और लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाले लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंद हार्ट बीट कहलाता है। चिकित्सक आपके हृदय स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। मानव उत्सर्जन। यानी कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे से 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है। मूत्र में 95% जल होता है, 2.5% यूरिया होता है, 2.5% अन्य अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति को वृक्क काम करना बंद कर देते तो ऐसी किसी संक्रमण चोट के कारण हो सकता है। वृक्क के अक्रिय हो जाने की स्थिति में अवशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्तियों की अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। यदि कृत्रिमिक विक द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें अवशिष्ट पदार्थ हटा दिया जाए तो उसके जीवन काल की वृद्धि संभव है। इस प्रकार रक्त के छनन की विधि को अपोहन यानी कि डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रेंड्स जल और खनिज का परिवहन। जल और खनिज का परिवहन कैसे होता है? तो पादप मूल जड़ों द्वारा जल और खनिज का अवशोषण करते हैं। मूलों में मूल रोम होते हैं। वास्तव में मूल रोम जल में घुले हुए खनिज पोषक पदार्थों और जल के अंतःग्रहण के मूल के सतह क्षेत्र फल को बढ़ा देते हैं। मूल रोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप वाहिकाएं होती हैं। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती हैं जो संवहन ऊतक बनती हैं। ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष संपादित करता है। जल तथा पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे जाइलम यानी धारू कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जाइलम चैनलों नालियों का सतत जाल बनाता है जो मूलों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है और इस प्रकार का बना तंत्र पूरे पादप में जल परिवहन करता है। पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती हैं। भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यहाँ कार्य का संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है, इसे फ्लोएम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रेंड्स शाक झाड़ी एवं वृक्ष। हम अधिकांश पौधों को 3 संवर्गों में वर्गीकृत करते हैं, शाक झाड़ी और वृक्ष। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। वे सामान्यतः छोटे होते हैं। अक्सर इसमें कई शाखाएं नहीं होती। कुछ पौधे में शाखाएं तनों के आधार के समीप निकलती है तो तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, उन्हें झाड़ी कहते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा उनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग में निकलती हैं, उन्हें वृक्ष कहते हैं। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और वे भूमि पर फैल जाते हैं, उन्हें विस्पी लता कहते हैं। जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधों को आरोही कहलाता है। ये शाक झाड़ी और पेड़ों में भिन्न होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तना।
यानी कि जल तने से ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाता है। पत्ती पत्ती वह भाग है जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है, पर्यवंत कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। पत्ती की इन रेखित संरचना को सिरा कहते हैं। पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देती है, इसे मध्य सिरा कहते हैं। और पत्तियों पर सिरा द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। यदि डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा होता है तो सिरा विन्यास जलिका रूपी कहलाता है। घास की पत्तियां में ये सिरा एक दूसरे से समांतर हैं, ऐसे सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति और अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। इस प्रकार में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस पराक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है और पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाती है। जड़ मुख्य जड़ को मुसला जड़ कहते हैं तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। जिन पौधों की जड़ें उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं, उन्हें झकड़ जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं। जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं तथा तना जल और खनिज को पत्ती और पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं तथा भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाती हैं। इस प्रकार की कुछ जड़ें गाजर, मूली, शकरकंद, सलजम, टोपियोका आदि को हम खाते हैं। पुष्प क्या होता है? खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग वह पुष्प की पंखुड़ियां हैं। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियां अलग अलग रंगों की होती हैं। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को सविकेसर कहते हैं। एक पुष्प के अंडाशय या स्त्री केसर का सबसे निचला फूला हुआ भाग है। अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं जिसे विजांड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा शरीर यानी मानव शरीर, इनकी गतियां। तो मानव शरीर और उनकी गतियाँ, जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा, गर्दन, इन स्थानों को संधि कहते हैं। अब संधि की बात करें तो कंदुक और खलिका संधि। कल्पना कीजिए कि कागज का एक वेलन है, आपका हाथ है तथा गेंद का इसका एक सिरा कटोरी कंधे है के ऊपर भाग के समान है, जिससे आपका हाथ जुड़ा है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अवस्थी की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है, जैसे कि यहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा धुराग्र संधि, यानी गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली जो संधि होती है उसे धुराग्र संधि कहते हैं। इसके द्वारा सिर को आगे, पीछे और दाएं बाएं घुमा सकते हैं, जिसे स्पाइनल ग्लैंड कहते हैं आप लोग। धुराग्र ग्रंथि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। हिंज संधि क्या होती है? हिंज संधि, घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद करिए। इसके कब्जों को ध्यानपूर्वक देखिए। यह दरवाजे को आगे और पीछे की ओर खोलने देता है। इससे पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गति होने देता है। कोहनी में हिंज संधि होती है। अचल संधि, यानी अचल संधि क्या होती है? अस्थियां इन संधियों को हिल नहीं कर सकती, ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूसरे ओर ले जाते हैं, ट्राई करिए। और ऊपर जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि है। एक्सरे की चित्र में हमारे शरीर की अस्थियों की आकृति का पता चलता है। अपनी अंगुलियों को मोड़िए, ये अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी होती है, इन्हें कार्पेल कहते हैं। पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं। यह वक्ष की अस्थि मेरुदंड से जुड़कर एक वक्से की संरचना करती है। शंखरूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियां होती हैं। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग हमारे सुरक्षित रहते हैं। मेरुदंड यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है, केशरिका कहते हैं।
नोटोकॉट। और मेरुदंड 33 कोशिकाओं का बना होता है। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा होता है। खोपड़ी अनेक अस्थियों से एक दूसरे से जुड़ी होती है और ये हमारे शरीर के अंतिम महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियां जितने कठोर नहीं होते उन्हें मोड़ा जा सकता है, जैसे उपास्थि कहते हैं। कान के ऊपरी भाग को उपास्थि कहते हैं क्योंकि आप कान को जब भी मोड़ोगे तो मुड़ जाएगा। अस्थि को गति प्रदान करने में दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती है। अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं और दूसरे हाथ से इसे छूकर देखिए, क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? ऐसी पेशियां, इसे पेशी कहते हैं। संकुचित लंबाई में कमी होने के कारण पेशियां उभर जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, संकुचन की अवस्था पेशी की छोटी, कठोर और मोटी हो जाती है और इस अवस्था को खींचती है। जंतुओं की चाल, गति की बात कर रहा है। पहला हमारा पॉइंट है केचुआ। केचुआ का शरीर एक सिरे से दूसरे सिरे में सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती परंतु इसमें पेशियां होती हैं जो इसके शरीर में घटने और बढ़ने में सहायता करती हैं। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक शंकु बाल जैसी आकृति होते हैं। ये शंकु पेशियों से जुड़े होते हैं। ये सूख मिट्टी से उसकी पकड़ मजबूत बनाते हैं। केचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाले मिट्टी को खाता है। इसका शरीर अनपची पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केचुए द्वारा किया गया ये कार्य मिट्टी उपजाऊ बना देता है जिससे पौधों में फायदा करता है और केचुओं को किसानों का दोस्त कहा जाता है। घोंगा। घोंगा क्या होता है? इसकी पीठ पर एक गोल संरचना होती है कवच जैसा और इसे कवच कहते हैं। यह घोंघे का बाह्य कंकाल होता है परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता है। यह कवच एकक होता है और यह घोंघे को चलने में सहायता नहीं करता है। यह घोंघे के साथ खींचता जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है तिलचट्टा। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है। इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। हमारे शरीर में कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एकांकों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है जिसके कारण गति संभव हो जाती है। वक्ष में 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर में संकरे और पिछले पैर चौड़े बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां होती हैं। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती हैं और वक्ष की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने के समय उसके पैरों को गति देती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पक्षी, यानी जो पक्षी होती है। बत्तख और हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते भी हैं और उड़ते भी हैं, इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के अनुकूल होता है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, इसके कारण उनकी अस्थियां हल्की मजबूत होती है परंतु मजबूत होती है। पचसपाद यानी पैरों की अस्थियां चलने और बैठने के लिए अनुकूलित होती है। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बन जाती है। कंधे की अस्थियां मजबूत हो जाती हैं। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती रहती हैं तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायता होती है। मछलियाँ। अब बात करते हैं मछली कैसी होती है? नाव की आकृति होती है, काफ़ी सीमा तक मछली जैसी होती है और मछली का सिर एक पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला और नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखा कहलाती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने और दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। गोताखोर अपने पैरों में इन पंखों की तरह के विशेष अतिरिक्त यानी फ्लीपर पहनते हैं जिससे जल में तैरने में सहायता होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सर्प, यानी सर्प मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण और असंख्य होती है। वे परस्पर जुड़ी होती हैं चाहे वे दूर ही क्यों ना हो। पेशियां मेरुदंड पसलियों एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। सर्प का शरीर अनेक वलय से मुड़ा होता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। इसका शरीर
अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय आगे को धक्का देते हैं। इस कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा से नहीं चलता। नेक्स्ट पॉइंट है आवास एवं अनुकूलन। समुद्र में जंतु एवं पौधे लवणीय जल खारे पानी में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलेय वायु ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ऊँट की शरीर संरचना में मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने योग्य बनाती है। ऊँट के पैर लंबे होते हैं जिससे उनका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। इससे मूत्र उत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है, जिन्हें पसीना भी नहीं आता, क्योंकि शरीर में जल का हास बहुत कम होता है। इसलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक जीवित रह सकते हैं। मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। ये सल्क मछलियों को सुरक्षा प्रदान करती है और साथ ही ये उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायता करती है। मछलियों के गिल ग्लोम होते हैं जो जल में श्वास लेने में सहायता करते हैं। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव का उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उनके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, उन्हें अनुकूल कहते हैं। किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल अथवा अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है। स्थल या जमीन पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय और पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ, समुद्र जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं जलीय आवास कहते हैं। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु में जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। सूर्य का प्रकाश, उष्मा भी परिवेश के अजैव घटक हैं। सजीव बहुत ठंडे और बहुत उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं। वे जीव जो जीवित रहते हैं अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूल कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कुछ स्थलीय आवास, जैसे मरुस्थल में रहने वाले चूहे सांप की ऊँट की भांति लंबे पैर नहीं होते। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो ये बाहर निकलकर घूमते हैं। और मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की अवशोषित करते हैं, बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं या बहुत ही छोटी होती हैं। कुछ पौधों में कांटे सूल का रूप ले लेती हैं। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तनों से होता है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका रहता है जिससे पौधे को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधे की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहाँ की पारिस्थितियों के प्रति अनुकूल होते हैं। शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों का ढका होता है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं। यह बर्फ पर चलते समय पैरों की ठंड से बचाता है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूल बनाते हैं। कुछ जलीय आवास जैसे समुद्री की बात करें तो बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखीय होता है, जिसे जल में सुगमता में चल सकते हैं। स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता है। डॉल्फिन एवं व्हेल कुछ जंतुओं जैसे गिल नहीं होते हैं। ये सिर पर स्थित नासादार अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। मृदा। अब बात करते हैं हम मृदा। मृदा की बात करें तो मृदा अनेक परतों की बनी होती है। मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। पवन, जल और जलवायु की क्रियाओं में सैलों, चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। यह पराक्रम अपक्षय कहलाता है। मृदा परिच्छेदिका।
मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वकाट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। प्रत्येक परत स्पर्श गठन, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न होती है। ये परतें सस्तर स्थितियां कहलाती हैं। मृदा परिच्छेदिता को कुएं की खुदाई करते समय अथवा किसी इमारत की नींव खोदते समय भी देखा जा सकता है। इसे पहाड़ों पर, सड़कों के किनारे अथवा नलियों के किनारे पर देखा जा सकता है। सबसे ऊपर वाला सस्तर स्थिति सामान्य गहरे, ये वाला पार्ट सामान्य गहरे होती है क्योंकि ये ह्यूमस और खनिजों समृद्ध होती है। ह्यूमस मृदा को उर्वर बनाती है और पादपों को पोषण प्रदान करती है। परत सामान्यतः मृदु, सरंध्र और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। इसे शीर्ष मृदा अथवा असस्तर स्थिति कहते हैं। छोटे पादपों की जड़ें पूरी तरह से शीर्ष मृदा में रहती है। शीर्ष मृदा में नीचे की परत में ह्यूमस कम होती है लेकिन खनिज अधिक होती है। यह परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक सहंत, घनी और बी स्तर स्थित मध्य परत कहलाती है। तीसरी परत सी स्तर स्थिति कहलाती है, जो दरारों और विद्रयुक्त शैलों पर छोटे ढालों की बनी होती है। इस परत में नीचे आधार शैलें होती हैं जो कठोर होता है और इसे फाड़वे में खोदना कठिन होता है। अब मृदा कितने प्रकार की होती हैं? तो मृदा होती हैं 4 प्रकार की। यहाँ पे आपको 4 प्रकार दिख रहा होगा, क्ले, लोएम, सैंड और ग्रेव। तो मृदा के प्रकार, सैलो, कड़ों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो बलुई मृदा कहलाती है। यदि बारीक सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होती है तो यह मृणमय मृदा कहलाती है। यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है तो यह दोमटी मृदा कहलाती है। बालू के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, ये आसानी से एक दूसरे से जुड़े नहीं पाते, अतः इसके बीच में काफ़ी रिक्त स्थान होते हैं। यह स्थान वायु में भरे रहते हैं। बलुई मृदा हल्की, सुव्यवस्थित और शुष्क होती है। मृत्तिका चिकनी मिट्टी के कण सूक्ष्म, बहुत छोटे होने के कारण परस्पर जुड़े रहते हैं और उनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होते हैं। चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है लेकिन यह भारी होती है क्योंकि इसमें बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक जल रहता है। पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दुमटी मृदा, बालू, चिकनी मिट्टी और गाद नामक अन्य प्रकार की मृदा कणों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, मृदा और फसलें। पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता द्वारा मृदा प्रभावित होती है। ये कुछ प्रमुख जलवायु संबंधित कारक है जो मृदा परिच्छेद का भी प्रभावित करते हैं। मृदा संरचना में परिवर्तन लाते हैं। मृणमय और दोमटी मृदा दोनों में गेहूं, चने जैसी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त है। ऐसी मृदा की जल धारण क्षमता अच्छी होती है। धान के लिए मृतिका एवं जैव पदार्थ में समृद्ध तथा अच्छी जल धारणा क्षमता वाली मृदा आदर्श होती है। मसूर और अन्य दालों के लिए दोमटी मृदा की आवश्यकता होती है जिन्हें जल की निकासी आसानी से हो जाती है। गेहूं जैसी फसलें महीन मृणमय मृदा से उगाई जाती है क्योंकि वह ह्यूमस और समृद्ध और अत्यधिक उर्वरक होती है।